हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पावरफुल पर्सनालिटी ट्रेनिंग के तहत एक ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिन्होंने इंडिया के अंदर 1000 से भी ज्यादा ट्रेनर्स को ट्रेन किया है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला है। और न सिर्फ एक भारत देश की बात करूं, अगर मैं बात करूंगा तो 50 से भी ज्यादा देशों के अलग अलग लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है। और कई सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज के अंदर भी उनकी ये फेमस किताब प्रेरणा का झरना जो है उसके बारे में सेशंस होते हैं। आज भी ये साल में 6 महीने विदेश में रहते हैं और 6 महीने यहां पर इंडिया में लोगों की सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, 74 की एज में, यानी कि इस एज में तो लोग ऊपर जाने की बात करते हैं और हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं होती है। ऐसे में यंगस्टर जैसी बॉडी, यंगस्टर जैसा माइंड लेकर हमारे सामने है डॉक्टर जितेंद्र अड़िया सर। नमस्कार दोस्तों। अगर सर की मैंने आपको बात करूं तो सर ऑलरेडी कई सारी किताबों को लिख चुके हैं, लेकिन आज मैं उनकी सफलता का सीक्रेट्स आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो सर, सबसे पहले मेरा आपसे यह सवाल है कि आप मेडिकल फील्ड से एक डॉक्टर हैं, एमडी हैं, लेकिन साथ साथ अपने माइंड पावर के ऊपर रिसर्च करके लाखों लोगों को माइंड पावर की प्रेरणा दी है। तो ये विचार सर आपको कहां से आया? वंडरफुल दोस्तों, पहली बात तो यह है कि मैं मेडिकल लाइन में सफल था, फिर भी मुझे लगता था यार भगवान ने मुझे इसके लिए नहीं बनाया, मुझे कुछ और काम के लिए बनाया है, मगर पता नहीं था किस लिए। और मेरा किताबें पढ़ने का शौक था और एक बार मैंने किताब पढ़ी जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मुझे बहुत पसंद आई और वो किताब पढ़ के मैंने मेरे जीवन में उसके अनुभव करने शुरू किए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फिर एक बार मुझे मौका मिला कोई अलग सब्जेक्ट में प्रोग्राम देने का, जब मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, और मैं तब माइंड पावर वहाँ सिखाने को चला गया 1 घंटे में। तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, बोर्ड पे लिख के मैंने सिखाया कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, बाहर मेरे पीछे पूरा ऑडियंस मेरी ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ के लिए। तब मुझे समझ में आया कि 2 चीज़ है इसमें, एक तो ये सब्जेक्ट लोगों को बहुत पसंद आएगा और दूसरी बात है मेरा समझाने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आएगा। तब मुझे मेरा ज़िंदगी का मिशन मिल गया कि मुझे लाखों करोड़ों लोगों तक ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मन की शक्तियों के बारे में सिखाना है और लोगों का जीवन बदलना है। क्या बात है सर। उससे दिन के बाद मैंने काम शुरू किया। इस बात को आज 32 साल हो गए, अभी भी मेरा काम चालू है। क्या बात है सर, 32 साल होने के बाद, 74 की एज के होने के बाद भी काम अभी भी चालू है। ये होता है एक इंसान का जज्बा। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब उस वक्त पे, जब इतना ज़्यादा ट्रेनिंग का माहौल नहीं था, जब ऐसे टाइम पे जब टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नहीं था और आपने अपने करियर को पूरा शिफ्ट कर दिया, आई थिंक मुझे पता है वहां तक कि आप गवर्नमेंट जॉब में थे, मेडिकल लाइन में, गवर्नमेंट जॉब में, कॉलेज में प्रोफेसर था। तो उस टाइम पे जब आप गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं और अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम ऐसा कर देते हैं और फिर धीरे धीरे करते करते आपने अपनी जॉब को भी क्विट कर दिया इस काम के लिए, तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आजकल के यंगस्टर्स जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, उनको आप पैशन और गवर्नमेंट जॉब, इन दोनों के बीच का फर्क कैसे सर समझाएंगे? दोस्तों, मेरा अनुभव ये है, देखिए मैंने 30 साल गवर्नमेंट जॉब किया है। मैं 74 में डॉक्टर बना, आज से 50 साल पहले, और 2004 तक मैं मेडिकल फील्ड में रहा। मैंने 4 गवर्नमेंट बदली है 30 साल के अंदर। गुजरात गवर्नमेंट, सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मैंने देखा है कि वहाँ लोगों को मोटिवेशन होता ही नहीं है। 1 लाख से 1 इंसान मोटिवेटेड रहता है, बाकी किसी को मोटिवेशन रहता है नहीं। बस जिंदगी जी लो, कैसे भी काम करके निकाल लो, तनख्वाह ले लो, रिटायर हो जाओ, यही माइंडसेट के साथ काम करते हैं। डरते हैं हर चीज़ से, एक्शन आएगा, ये होगा, खुद इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। और मुझे लग रहा था कि मैं 30 साल से गवर्नमेंट जॉब में मेरी टैलेंट को वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे मेरी टैलेंट का इस्तेमाल करना है तो गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए ठीक नहीं है। और जब से मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी तब से मेरा प्रोग्रेस ज़बरदस्त बढ़ने लगा। तो लोगों को आप पैशन को लेकर अगर बात करेंगे कि आपने पैशन को चुन लिया गवर्नमेंट जॉब के बजाय, एग्जैक्टली मैंने पैशन। तो ये जो फर्क है सर, कि क्या होता है अंदर ऐसा परिवर्तन जिससे कि आप सरकारी नौकरी को ठुकरा के अपने पैशन के पीछे भागते हैं, क्या वो फर्क होना चाहिए एक इंसान के अंदर? बस फर्क ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऑर्डिनरी जिंदगी जीना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। राइट। अगर ऑर्डिनरी जिंदगी जीनी है, सरकारी नौकरी में रहिए, रिटायर हो जाइए, पेंशन के साथ जिए। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए ना, तो जितेंद्र अड़िया की बात सुनिए, जितेंद्र अड़िया को फॉलो करिए, जिसने मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के नौकरी, पेंशन के बेनिफिट जाने दिए और मैंने रिजाइन करके बीच में से छोड़ के मैं मेरे पैशन को फॉलो करना शुरू किया। राइट है। अब लोग बोलते थे यार तुम नौकरी में 4 साल और काम करते तो पेंशन मिलता था 1-2 लाख रुपया। ऐसे ही मुझे मेरी किताब की रॉयल्टी उससे ज़्यादा मिलती है जो मेरे मरने के बाद भी मेरी फैमिली को मिलेगी। मैं बस अभी वही याद कर रहा था, पेंशन के चक्कर में मत पड़िए। आप ऐसा काम करो कि आपको
आपके 10 जनरेशन तक पेंशन मिलता रहा। राइट, बिल्कुल मेरे सही। जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में है, वीडियो प्रोडक्ट, ऑडियो प्रोडक्ट, बुक, ये सब मेरे जाने के बाद भी मेरी फैमिली को मिलता रहेगा। पेंशन तो मेरे जाने के बाद बंद हो जाएगा। ये पेंशन का चक्कर छोड़िए और सिक्योरिटी की बात छोड़िए। आप डरपोक है इसलिए सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा रखिए कि मेरी टैलेंट से मैं लोगों को ऐसा सिखाऊंगा, ऐसा कुछ काम करूंगा कि मुझे कोई चिंता नहीं होगी, मेरा घर कैसे चलेगा। राइट है। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने शौक को अपने प्रोफेशन बना दीजिए, फिर आपको काम नहीं लगेगा। ये बोलना, सीखना, लिखना, ये मेरा शौक है। और इसकी वजह से मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता है। 74 ईयर्स में मैं काम करता रहता हूँ। आज मेरी 2 और किताब मार्केट में जा रही है छपने को। 120 बुक्स के बाद 121st एंड 122nd बुक आज मार्केट में जा रही है। और मेरा तो गोल है कि हर महीने किताब मार्केट में रखने का। ग्रेट। मेरे पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं दोस्तों। ये इसलिए है कि मैंने अपने ऊपर भरोसा किया, अपने टैलेंट पे भरोसा किया, और आज आप रिजल्ट देख सकते हैं। सर मैंने तो खुद आई थिंक आपको बहुत करीब से देखा है। 2012 से 2009 से मैं आपकी टीम के साथ कनेक्शन में था और 2012 में मैं ट्रेनर बना। और मैंने इस दौरान एक चीज़ देखी है कि मैं लगातार अपने में जितना बदलाव नहीं लाता ना, उससे भी कई ज़्यादा बदलाव डॉक्टर अड़िया सर खुद में लाते हैं। चाहे वो फॉरेन जाते हैं तो यहाँ पे आने के बाद अपनी हेल्थ को कैसे कंट्रोल करना, नई नई किताबों का जो उनका मिशन है कि हर बार, मुझे आज भी याद है 2012 में आपने बोला था सर कि 100+ किताबें आपको लिखनी है, क्योंकि ब्रेन ट्रैश दुनिया का एकमात्र ऐसा एक ट्रेनर है जिन्होंने 100 से ज़्यादा किताबों को लिखा है। तो आप उनके रिकॉर्ड को क्रॉस करना चाहते थे। ये मुझे 2012 में आपसे सुनने को मिला था और आई थिंक उस मिशन को आपने काफी जल्दी क्रॉस कर दिया। अभी भी आप यंग लग रहे हैं। अभी 200 का गोल है। अभी 200 का गोल, एक नया गोल सेट हो गया। 200 किताब। तो सर दिस इज कॉल्ड द पैशन। ये इसे पैशन कहते हैं। एक गोल सेट करने के बाद, अचीव करने के बाद वापस से नया गोल सेट हो जाता है और 74 की एज में भी लगातार नए गोल बन रहे हैं। यार इसे कहते हैं पैशन, और यही पैशन हम लोग आपके अंदर चाहते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू बिकम अ ट्रेनर, कोच और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ करिए जिसमें आपका पैशन हो, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं सर आपसे आगे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर कि ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री जो होती है, जिसके अंदर आपने माइंड पावर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया, आज बहुत सारे यंगस्टर्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने अलग अलग बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए हैं और कई सारे ट्रेनर फेल भी हो रहे हैं। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ट्रेनिंग जर्नी में जितनी चैलेंज शायद आपने फेस किया ना, उतनी चैलेंज शायद आज का ट्रेनर तो फेस नहीं ही कर रहा है, क्योंकि डिजिटल मीडिया है, सब कुछ है, जल्दी वायरल होने के चांसेस है। तो आपने उस जमाने में स्ट्रगल किया था और आज के जमाने के ट्रेनर आज भी स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ट्रेनर को सर आप क्या रिप्लाई कर देना चाहेंगे स्ट्रगल को लेकर पर्टिकुलर? उसके लिए क्या है, मेरे अंदर प्रेरणा का झरना स्टार्ट हो गया था। क्या प्रेरणा का झरना यानी सेल्फ मोटिवेशन, एक अपने अंदर से एक जज्बा कि बस मुझे कुछ नया करना है, अच्छा करना है, जो मुझे पसंद है वो करना है। जब से मैं पहले प्रोग्राम दिया तब से सफलता मिली, तब से मेरे अंदर एक आग लग गई, एक जुनून पैदा हुआ कि मुझे दुनिया को बहुत सारे लोगों को ये सिखाना है। राइट। और इसलिए मुझे कोई स्ट्रगल ये नहीं लगी। कितने भी मैंने तकलीफें देखी, क्योंकि वो ये इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना ही नहीं था। कैमरे के सामने मैं बोल ही नहीं सकता था, जैसे कोई कैमरा चालू करते थे मैं चुप, मुझे तो ऑडियंस चाहिए था। और ये कोरोना की वजह से मैंने सब कुछ सीखा। आजकल मैं डिजिटल मीडिया में, रिकॉर्डेड प्रोग्राम में, सभी में आ गया। मैं अपने आप को बदलता गया, क्योंकि अभी मेरे अंदर वो प्रेरणा का झरना चालू है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा प्रेरणा का झरना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहर के लोगों का मोटिवेशन के ऊपर भरोसा करते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने को जाते हैं, वो मोटिवेट उनको करते हैं, मगर उसकी एक्सपायरी डेट 1 वीक की रहती है। 1 वीक के बाद हवा निकल जाती है और जैसे थे वैसे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। फिर दूसरे स्पीकर को सुनने को जाते हैं, फिर तीसरे को सुनने को जाते हैं। कब तक ये करते रहोगे? अंदर का प्रेरणा का झरना है, जो अंदर का मोटिवेशन है, जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, इसको एक बार चालू कर दो। एक बार एक ठान लो कि मुझे यही करना है। राइट। और फिर देखो क्या होता है। फिर चाहे कितनी भी चैलेंज आ जाए, मतलब कितने भी चैलेंज आए, आप पास करो। और मैं सर, मैं सच बताऊं, मैं इस बात का जीता जागता सबूत हूं सर। 2012 में जब मैंने T3 पे आपका किया था, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी प्रॉपर नहीं थी, ना मेरे पास खुद का घर था, ना गाड़ी थी, ना कुछ लेवल सेट था, लेकिन यही बात मेरे दिमाग में उतर गई थी। मुझे आज भी याद है सर वो टाइम, जब अपनी ट्रेनिंग के बाद, खत्म होने के बाद पार्किंग में आप मुझे मिले और आपने मुझे कहा कि चिराग तू कितना चार्ज करता है कहीं पे सेशन लेने के लिए जाने का? तो मैंने बोला सर 2500 4000 के आसपास, 5000 के आसपास मैक्स टू मैक्स मिल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो आपने गजब की बात कही थी कि इससे बेटर है कि तू साल की 50 किताबें पढ़ ले, तो तू 25-30 हज़ार मांग पाएगा। और बस मैंने उस दिन से किताबों को लगातार पढ़ना स्टार्ट किया। एंड जो जज्बा, वो जुनून, जो कहते हैं ना, प्रेरणा का झरना अंदर जागना चाहिए। बाहर से पैसा मिलेगा तो मैं करूंगा ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी मैं करूंगा। ये जो पैशन मेरे में जागा ना, उसी ने मेरे को इतने साल इस इंडस्ट्री में टिकाए रखा।
चैलेंज बहुत आई, संघर्ष बहुत किया, होर्डिंग्स लगाए, कर्जे में डूबा, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर मैंने बाउंस बैक किया और अपने आप को यहां तक पहुंचाया। तो ये आप ही की प्रेरणा है। और सच बताऊं, प्रेरणा का झरना, ये जो किताब है ना, वो सच में प्रेरणा का झरना है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो इसको जरूर खरीदिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। ये माइंड पावर को सिंप्लीफाइड करके बनाई गई एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसी एक किताब के सीक्रेट्स को अप्लाई करते हुए बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं थोड़ा सा और आगे सर जाना चाहूंगा। सर, पहली इंटरनेशनल ट्रिप ट्रेनर के रूप में आपने कब की, और इसका सेटिंग जो होता है ना, वो किस तरीके से हुआ? क्योंकि मैंने आपके मुंह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड पावर, विजुअलाइजेशन ये कई बार सुना है, तो हमारा भी ख्वाब होता है कि हम भी फॉरेन में ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए जाए। और आपको किस तरीके से ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, वो आपकी कहानी क्या है, मुझे शेयर करिए सर। गुड। शायद आप सब लोग सऊजी भाई धोड़किया को जानते हैं, जो हरे कृष्ण डायमंड सूरत के मालिक है। वो मेरे एक प्रोग्राम में आए थे, उनको मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि सब डायमंड वाले के लिए प्रोग्राम रखना चाहिए। तो उन्होंने 2 अक्टूबर 2002 की बात है, 2 अक्टूबर को मेरा उन्होंने प्रोग्राम रखा बम्बई में ताज होटल में, क्रिस्टल हॉल में। और वहाँ सब बड़े बड़े ये आए थे, डायमंड के व्यापारी आए थे। मैंने 1.5 घंटा बोला, बाद में एक छोटा सा ब्रेक दिया। तो एक आदमी मुझे मिलने को आया, मेरा नाम है भूपेंद्र सुरानी, मेरा हांगकांग में बिजनेस है डायमंड का। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आया, मैं आपको हांगकांग में प्रोग्राम रखने के लिए डेट मांगने को आया हूँ, आप मुझे डेट दो। उन्होंने वहीं मुझे इंसिस्ट करके डेट ले ली, 1 महीने के बाद की। यह है 2002 की बात। और दूसरे दिन 2 टिकट भेज दी मुझे हांगकांग आने की, मेरी और मेरे असिस्टेंट की। तो मेरी पहली ट्रिप ये सऊजी भाई धोड़किया के प्रोग्राम में दूसरे व्यापारी ने मुझे बुक किया हांगकांग के लिए, और मैं हांगकांग इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू किया। उसके बाद तो मैं 3-4 बार गया। और एक बार मुझे याद है, सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव है गारियाधर, वहाँ मेरा प्रोग्राम था और दूसरे दिन मेरा हांगकांग में प्रोग्राम था। तो मैं शाम को गारियाधर, एक छोटा सा तालुका प्लेस में प्रोग्राम किया, रात को 11 बजे ख़त्म हुआ। ख़त्म करते करते मुझे सोते सोते 2 बज गए। सुबह 6 बजे उठा, वहाँ से ड्राइव करके अहमदाबाद आया। शाम को 8 बजे की मैंने फ़्लाइट लिया बम्बई की। बम्बई से मैं हांगकांग की कैथे पैसिफिक फ़्लाइट लिया। हांगकांग पहुँचते उतर के एयरपोर्ट से मैं सीधा प्रोग्राम में गया, बीच में टाइम ही नहीं था। राइट। यानी कि गारियाधर का प्रोग्राम खत्म करके सीधा हांगकांग का प्रोग्राम, बीच में सब ट्रैवलिंग ड्राइविंग वो सब आ गया। ऐसे मैंने लाइफ देखी है। और फिर भी आपका पैशन, जज्बा, जुनून जो है ना, स्टेज के ऊपर आने के बाद वो हमेशा दिखता है, ऐसा नहीं लगता कि आप थके हुए हैं। सो दैट्स द थिंग। तो ये एक आपको ब्रेक मिला एक इवेंट के माध्यम से। आई थिंक तो मैं सभी ट्रेनर्स को, अलग अलग लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपना काम करते रहिए, उसमें पैशन से करिए। ये मत सोचिए कि यहां से आपकी जर्नी आगे की क्या होगी, क्योंकि एक बात क्लियर है, जब आप अपने काम को पैशन की तरह करते हैं ना, तो आपको ऑडियंस में से ही कई सारे ऐसे सपोर्टर मिल जाएंगे जो आपकी आगे की जर्नी को तय करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, इंसान फॉलोवर बनाता नहीं है, लोग अपने आप फॉलोअर बन जाते हैं आपके काम को, आपके पैशन को देखते हुए। और यही चीज डॉक्टर अड़िया के जीवन में हमेशा साकार हुई है। सर, थोड़े से आगे के पड़ाव में जाते हैं। इस बीच सर ट्रैवलिंग आपका बढ़ गया है, लेकिन हमने कई बार देखा है फैमिली में के अंदर वो सब जगह पे कि हमारा पैशन अगर हम लोग फॉलो करने जाते हैं तो कई बार फैमिली की ओर से ब्रेक जाती है। हम लोग फैमिली की वजह से लिमिटेशंस में आ जाते हैं, क्योंकि एक बार समझो कि आपकी बच्ची है ना, आपका फैमिली है, वो सबको भी आपको उस टाइम पे मैनेज करना था। और सोशली में, समाज में कहीं पे प्रसंग में जाना हो, शादी ब्याह में जाना हो, वो सब भी आपको मैनेज करना है। तो सर, सोशल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ जो है, उसके साथ साथ आपने अपनी ट्रेनिंग की लाइफ को कैसे बैलेंस किया सर? इसका तरीका क्या, इसका सीक्रेट्स क्या है सर? नहीं, पहले तो ये बैलेंसिंग का इंपॉर्टेंस हमें समझना चाहिए। राइट। ज़्यादातर लोग इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते कि ये कितना जरूरी है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें। राइट। मैंने भी गलतियाँ किया है। मुझे याद है, मेरा ग्रैंडसन का फर्स्ट बर्थडे था और मुझे जर्मनी में स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम देना था। और मैंने उनको ऐसी डेट दे दी कि उसके बर्थडे के दूसरे ही दिन थी और मुझे याद नहीं रहा। और फिर मेरी वाइफ ने बताया, आप तो कब जा रहे हैं? बोला 24 को। बोले 27 का इसका बर्थडे है। बोला मैंने तो डेट दी और वहाँ मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने मेरे ग्रैंडसन को सॉरी कहा। वैसे उनका फर्स्ट बर्थडे था, वो कुछ समझा नहीं, मगर मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि अभी गलती नहीं करनी चाहिए। राइट राइट। अभी देखिए, अभी मेरा 27 सितंबर को मेरा ग्रैंडसन का उसी का 10th बर्थडे आ रहा है और मैं बाकू अजरबैजान जाना चाहता हूँ। तो मैंने 30 सितंबर रखा, क्योंकि उसके 27 सितंबर जो मैंने फर्स्ट बर्थडे में मिस किया था,
अभी 10 बर्थडे में नहीं करना है। राइट। तो ये डिपेंड्स कि आपका इंपॉर्टेंस कितना है लाइफ का। राइट। मेरी वाइफ का एक बार मैंने स्वीडन में बर्थडे मनाया, अभी मैंने मेरा मेरिट डे स्विट्जरलैंड में मनाया, तो मैं ऐसे भी बैलेंस कर लेता हूँ। अभी मेरा मेरिट डे गया 27 जून को, वाइफ को साथ में ले जाओ बैलेंस करने के लिए। हाँ, तो बैलेंस कर लेता हूँ, उनको साथ में लेके जाता हूँ। राइट, दैट इज गुड, दैट वो बढ़िया तरीका है। और सर मैंने एक चीज को जाना था, सोशल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल, 4 पिलर्स होते हैं हमारे जीवन के। और कई बार आपने माइंड पावर वर्कशॉप में भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मैं चाहता हूं कि चारों पिलर के ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें अपना, कि सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल, ये चारों पिलर कितने इंपॉर्टेंट है और चारों के लिए हम क्या एक्शन ऐसा तो ले जिससे कि ये चारों बैलेंस हो जाए। यस चिराग, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बैलेंसिंग मेरा सब्जेक्ट का मेन कोर होता है। Right. कि अगर बैलेंसिंग नहीं करोगे ना तो जिंदगी में दुखी होंगे, जल्दी डेथ हो जाएगा, सोशल प्रॉब्लम होगा, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। राइट। उसमें क्या बैलेंस करना है। जैसे हमारा बिल्डिंग है, लाइफ का बिल्डिंग, उसके 4 पिलर है समझ लो। एक है भौतिक पिलर यानी फिजिकल पिलर, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है आध्यात्मिक। तो फिजिकल पिलर में क्या आता है, अपना शरीर आता है, अपना हेल्थ आता है और अपना वेल्थ आता है। ये घर, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ आता है। मेंटल में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हमारा इरादा, हमारा नॉलेज, ये सब चीज़ आता है। हमारी स्किल, ये सब मेंटल पिलर में आता है। सोशल पिलर में क्या आता है, लोगों के साथ रिलेशन। मुझे सब लोग पूछते हैं कि आपको इतने फॉरेन की ट्रिप क्यों मिलती है, क्योंकि मेरे रिलेशन रखने की जो टेक्निक है, मैं जब सबसे रिलेशन रखता हूँ, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन की ट्रिप मेरे रिलेशन की वजह से हुई, दोस्तों की वजह से हुई। क्योंकि ऐसी दोस्ती रखता हूँ कि उसको लगता है कि डॉक्टर ये साहब को हमारे घर पे बुलाए, हमारे कंट्री में बुलाए। राइट। तो ये है हमारा सोशल एंगल। और चौथा है स्पिरिचुअल एंगल। स्पिरिचुअलिटी यानी एक अच्छा इंसान बनने का, कभी किसी को चीट नहीं करने का, रॉन्ग प्रोमिस नहीं करने का, रॉन्ग डिग्री नहीं लगाने का। मैंने ऐसे लोग देखे कि ट्रेनिंग फील्ड में रॉन्ग डिग्री लगाते हैं, बाद में हटानी भी पड़ती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि गलत डॉक्टर की डिग्री लगाओ या कुछ ये करो, क्योंकि लोगों को आज नहीं तो कल पता चलने वाला है। राइट। तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्पिरिचुअल पिलर भी स्ट्रांग रखें। बिल्कुल सही सर, है ना, एक अच्छे इंसान बन के रहे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, जिसके आप खुद एग्जाम्पल है ना, वही सिखाइए। अगर खुद अप्लाई नहीं करते हैं तो लोगों को मत सिखाइए। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो रिलेशनशिप का वर्कशॉप मत लीजिए। आप धनवान नहीं है तो धनवान बनने का वर्कशॉप मत लीजिए। आप माइंड पावर का यूज़ नहीं करते हैं तो माइंड पावर के ट्रेनर मत बनिए। जो चीज़ आप यूज़ करते हैं वो सिखाओगे ना, तब लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखाएंगे। बिल्कुल सही। इवन मैंने कई बार ऐसा फील किया है, जब मेरे पास पैसा नहीं थे और उतनी सक्सेस नहीं थी, तब मैं जब सक्सेस का प्रोग्राम लेता था ना, तो मेरे स्टेज के ऊपर से मेरे लिटरली एक प्रकार से वो कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए ना, वो नहीं आता था। फिर मैंने स्ट्रगल किया, सेटअप करते 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 फाइनली अपने आप को सफल किया। और फिर आज जब मैं स्टेज के ऊपर चढ़ता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं सर आप बदल गए हैं, आप पहले से एक अलग लेवल के इंसान बन गए हैं। और बिल्कुल सही बात है, जब तक इंसान को सफलता नहीं मिलती है ना सर, तब तक वो कुछ भी बोले उसकी लोग वैल्यू नहीं करेंगे। लोगों को पता चल ही जाएगा कि आपके अंदर वो चीज नहीं है, ये फैक्ट है सर। और इसको जितना जल्दी आप स्वीकार के अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी आप सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है 4 पिलर जो सर ने बताए, वो चारों पिलर के ऊपर काम करो। अपना एथिक्स, अपने सिद्धांत जो है, अगर उसको भी अगर आपने छोड़ दिया ना, तो आगे के तीनों जो अपने पिलर बैलेंस किए वो सारे बिगड़ जाएंगे। वो कहते हैं ना, गाड़ी में 4 टायर होते हैं सर, एक में पंचर पड़ गया तो गाड़ी नहीं चलेगी, मतलब नहीं चलेगी। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं सर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज के पूरे पॉडकास्ट का मेरा, कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कहते हैं कि जब आप ऑथर बन जाते हैं ना, तो आपके अंदर ऑथोरिटी आ जाती है, राइट। और आपने 120 से भी ज्यादा किताबें लिख दी है। दिस इज रियली वन काइंड ऑफ, मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड है शायद, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट ये उस लेवल का एक किताब है इनके पास में। तो मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं, एक ट्रेनर, एक कोच या फिर कोई भी इंसान जिसके पास में पैशन है कि मुझे कुछ करना है, और अगर वो ऑथर बनना चाहता है, वो कुछ लिखना चाहता है, तो मुझे पता है कि आपके उसके भी प्रोग्राम स्पेशली चलते हैं, ट्रेन द ट्रेनर्स फॉर द ऑथर्स। बट मैं आपसे एक छोटा सा टिप्स चाहूंगा कि ऐसा तो क्या करे कि एक इंसान ऑथर बन जाए। उसके लिए टू द पॉइंट अगर कुछ टिप्स आपको कहना हो 3-4 पॉइंट्स में, तो क्या कहेंगे सर? पहली बात यह है कि आपको ऑथर बनना है या डिसाइड करिए, राइट। फिर अपना सब्जेक्ट डिसाइड करिए, राइट, कि कौन से सब्जेक्ट का ऑथर बनना है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, जो सब्जेक्ट के साथ आप जी रहे हैं, राइट है, वो सब्जेक्ट को लीजिए। जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है, जो सब्जेक्ट आप बहुत पढ़ते हैं, जिसको आपने अप्लाई किया है और उसकी वजह से आपको रिजल्ट मिला है, वो सब्जेक्ट के ऊपर लिखिए। तीसरा, आपको यह डिसाइड करना है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके मदर टंग में ही पहला किताब लिखिए, राइट। बाद में दूसरी भाषा में वो ट्रांसफर हो सकता है,
मैंने पहली मेरी किताब लिखी प्रेरणा का झरना मेरी मदर टंग में लिखी थी। आज वो 10 भाषा में अवेलेबल है, 10 भाषा में अवेलेबल है। मगर पहले तो मैंने गुजराती में लिखी क्योंकि वो दिल की बात वहीं ऑटो पे आ जाती है ऑटोमेटिकली। ये सारी किताबें आप ही की है सर। ये सारी किताबें सर की किताब है ये सर। तो आप जो दिल की बातें कहनी है ना, तो आप अपनी भाषा में ही लिखिए। चौथे कि कितने बड़े लिखनी है। मैंने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी किताब लोग अलमारी में रखते हैं, पढ़ते नहीं है। राइट है सर। मेरा एवरेज अनुभव है, मेरी कोई भी किताब देखोगे 100 प्लस माइनस ही बुक पेजेस के रहेगी। ये देख सकते हैं, इससे बहुत बड़ी कोई भी नहीं हो सकती है। छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी। एक ही बार में पढ़ सके, एक ही सिटिंग में, ऐसी किताब होनी चाहिए। 100 से 120 के पेज के आसपास पेज की लिखनी चाहिए। ये है। राइट। दूसरी बात है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया है, तो इसके ऑडियो बुक एंड वीडियो बुक भी तैयार करिए। राइट। जो आसान है, आजकल आसान है। आजकल प्रिंटेड बुक से ज़्यादा ऑडियो बुक ज़्यादा बिकेगी। राइट। ऑफ कोर्स उसके नेगेटिव पॉइंट भी है कि वो कॉपी हो जाएगी और आपकी रेवेन्यू चली जाएगी। कोई बात नहीं, कॉपी हो जाएगी, लोगों का तो भला होगा। सेम वीडियो का ये सबसे बड़ा पॉइंट है सर। ये मुझे कई बार ऐसा लगता था, इवन मुझे भी लाइफ में लगता था, फिर मैं धीरे धीरे इसमें से निकल गया तो ग्रोथ मेरा हुआ कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी है, कोई जान लेगा, कॉपी कर लेगा, ये वो डर के मारे कई बार हम लोग अपने टैलेंट को बाहर ही नहीं ले पाते। तो बिल्कुल सही बात है सर, ऑडियो बुक से आप बहुत जल्द फेमस हो सकते हैं आज की तारीख में अगर देखा जाए तो। ये बिल्कुल सही बात है सर आपकी। और एक्स्ट्रा कोई ऐसा टिप्स हो स्पेशली कोई इसको लेके? ये देखिए, ये किताब 30 साल से बेस्ट सेलर किताब है, मगर आज तक उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं मिली कहीं भी। उसका एक कारण क्या है मालूम है? इसके जो प्रिंटिंग कॉस्ट और बेचने की कॉस्ट है ना, उसका डिफरेंस बहुत मैंने छोटा रखा है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत छोटा रखा है। अब मैंने बड़े बड़े ऑथर की देखी है, जो उसकी छपने की कॉस्ट मुझे मालूम है कि 50 रुपया है और उन्होंने 400 रुपया टिप उसकी प्राइस रखी है। तो 50 रुपये की छपती है, वो डुप्लीकेट वालों को पता है, तो 50 की छाप के वो 100 में मार्केट में बेचेगा, 150 में बेचेगा। जब आप खुद ही 50 वाली 100 में बेचते हो तो डुप्लीकेट का धंधा करने वाला कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात। मतलब ये प्राइसिंग का भी गेम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक प्रकार से देखा जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए लोग बोलते हैं आप इतनी सस्ते में क्यों बेचते हैं? मैं इसलिए कि लोगों के पास ओरिजिनल जाए, मुझे डुप्लीकेट का ये नहीं करना है, इसलिए मैंने बहुत रीजनेबल प्राइस रखी है, मार्जिन इतना छोटा रखा है। स्मगलिंग क्यों होता था पहले? इसी की वजह से होता है क्योंकि बाहर से अगर ड्यूटी से आते थे तो महंगे आते थे, तो स्मगलिंग से लेके आते थे तो वो ड्यूटी बच जाती थी, इसलिए। तो बिल्कुल वही एजेंडा है। बिल्कुल सही बात है। आज सच में मतलब मैंने शॉर्ट टाइम के अंदर सर के नॉलेज से खजाने को ढूंढने की कोशिश करी है। शॉर्ट में सर थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप का एक राउंड खेलते हैं। कुछ मैं आपको एक वर्ड बोलूंगा और वो वर्ड सुनते ही तुरंत आपके दिमाग में जो बात आती है ना, वो आपको शेयर करनी है। सो आर यू रेडी सर? आर यू एक्साइटेड? अच्छा, सबसे पहले चलो, माइंड पावर। माइंड पावर सबके अंदर है, 100% माइंड पावर है, मगर हम लोग उसको जानते नहीं हैं, इसलिए 10% से कम माइंड पावर हम इस्तेमाल करते हैं। ओके। अगर आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो आपको माइंड पावर के बारे में सीखना ही होगा। राइट है। सफलता सब पा सकते हैं, सिर्फ सफलता के लिए एक जबरदस्त जुनून चाहिए और सफलता पाने का रास्ता पता होना चाहिए। राइट है। मतलब गोल क्लियर होना चाहिए और पाथ के ऊपर काम करना, रास्ते के ऊपर काम करना चाहिए। राइट है। अच्छा, मनी बहुत जरूरी है। कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, मगर भगवान से कम भी नहीं है। राइट है। कहते हैं पैसे से सब कुछ नहीं होता है, मगर पैसे से बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ होता है। राइट है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक सिंपल वर्ड, फैमिली हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर फैमिली को निग्लेक्ट किया तो आपकी सब सफलता, सब प्रॉब्लम की शुरुआत वहीं से होती है। राइट है सर। एक झटके में जीरो हो सकता है, अल्टीमेटली एक झटके में जीरो हो सकता है। राइट है। अच्छा, अगला टॉपिक है दैट इज की आपका पैशन इज एवरीथिंग। वो जिंदा रखता है आदमी को। सुबह उठने का एक कारण मिलता है आपको, रीजन मिल जाता है। मैं जैसे सुबह उठता हूँ मुझे पता है कि मैं क्यों उठा हूँ और आज मुझे क्या करना है। रात को ही मेरे माइंड में लिस्ट तैयार रहता है कि मुझे कल क्या करना है, और पैशन रहा तब लाइफ में एक जान आ जाती है। वो रीजन में सुबह उठने का कारण मिल जाता है। अच्छा, संघर्ष बिना कुछ नहीं होता है दुनिया में। सब लोग, किसी के भी स्टोरी सुनोगे ना, सबने संघर्ष किया है। राइट। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। ये फूल की पथारी नहीं है, समझे ना, बेड नहीं है। आपको संघर्ष के लिए बीच में कांटे तो खाने ही पड़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन है कांटे, मगर संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। सो बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा रहा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा और आई थिंक मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को
इस टॉपिक को लेके जो आज हमने जो जानकारी दी है ना, उससे अपनी जिंदगी में बदलाव के लिए जो स्टेप्स है, जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल चुकी होगी। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप सर की 120 से भी ज्यादा किताबें सर ने लिखी है, क्या आप उनकी टॉप 10 जो बुक है जो आज दुनिया भर के अंदर तहलका मचा रही है, बहुत सारे लोगों ने इस किताब को पढ़ा है, अलग अलग भाषा में कन्वर्ट हुई है, क्या आप सर की टॉप 10 किताब के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं? अगर हाँ, अगर इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में डालिए कौन सी किताब है जिसके सीक्रेट्स को आप जानना चाहते हैं, और जब भी टाइम मिलेगा मैं सर के साथ मिलके उनकी उस किताब के सीक्रेट्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सर किताब के टाइटल तो दिखा दे, नहीं तो हाँ, बहुत सारी किताब है। ये जो प्रेरणा का जर्ना है वो सबकॉन्शियस माइंड के पावर के ऊपर किताब है। राइट है। ये भी सबकॉन्शियस माइंड की है, मगर मैंने एक अलग तरीके से बनाई है। सबकॉन्शियस माइंड खुद ही अपनी पहचान देता है। जैसे महाभारत में आता था ना, मैं समय हूँ, ऐसे मैं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक पूरा डायलॉग फॉर्म में मैंने ये किताब लिखी है। ये किताब है आत्मविश्वास। ये है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के ऊपर है। कॉन्फिडेंस क्या है, कैसे बनता है, कैसे टूटता है और कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये है कॉन्फिडेंस के ऊपर। ये किताब मैंने लिखी है जो पेरेंट्स अपने बच्चे को दिन रात टोकते रहते हैं, उनको रोकने के लिए किया है। मैंने देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, टोक के सुबह से शाम तक टोकते रहते हैं। उनको रोकने के लिए इकरार करके है। बहुत बढ़िया किताब है सर, बहुत बढ़िया किताब है। ये है प्रोएक्टिविटी के ऊपर है। यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है आई एम एबल टू चूज माई रिस्पॉन्स। उसके ऊपर से बना है। जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक है, उसके पहले हैबिट के ऊपर मैंने ये किताब लिखी है। क्या बात, यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल। आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कौन सी किताब के बारे में गहराई से आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में आगे कुछ करेंगे स्पेशली आपके लिए। यस सर। ये गोल सेटिंग की किताब है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है गोल क्यों जरूरी है, गोल कैसे रखना चाहिए, और गोल के क्राइटेरिया क्या होते हैं, और गोल कैसे अचीव करते हैं। ये सब बातें इसके अंदर है। ये गोल की किताब है। मेमोरी, मैं सबसे पहले मेमोरी का ट्रेनर रहा करता था, स्मरण शक्ति का, और वहीं से मेरी करियर की शुरुआत हुई। आई थिंक मेरे करियर की भी शुरुआत यहीं से हुई, मेमोरी से हुई है। तो कैसे मेमोराइज करके, कैसे टेक्निक यूज करके हम एग्जाम में अच्छे मार्क ले सकते हैं, ये सब टेक्निक इसमें लिखी हुई है। राइट सर। या स्नेह का झरना, ये रिलेशनशिप के ऊपर है। जैसे प्रेरणा का झरना है, ऐसा स्नेह का झरना। इसको मैंने एक बैंक अकाउंट के साथ कंपेयर किया है कि जैसे बैंक में जमा उधार होता है, ऐसे रिलेशनशिप में भी जमा उधार होता है, हमारा बिहेवियर का, हमारा शब्दों का। उसके वजह से एक बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन 2 पीपल, और उसके ऊपर हमारी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप डिपेंड करती है। ये स्नेह का झरना किताब है। एक बुक्स को जान लीजिए, कौन सी बुक आप स्टडी करना चाहते हैं, गूगल से भी आप जान सकते हैं। अभी सर हमको बता रहे हैं। यस सर। ये मन का मोती करके किताब है। ये मैंने सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर लिखी है। खुद के सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग कैसे करना है। सेल्फ हिप्नोसिस आपको मालूम होगा कि खुद को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। उसके ऊपर किताब है। मैं गुजरात के दिव्य भास्कर में आर्टिकल लिखता था, कड़स पूर्ति में, वो आर्टिकल का संग्रह करके मैंने ये किताब बनाई है सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर। राइट सर। मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में एक सब्जेक्ट आता है गेम्स। लोग एक दूसरे के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं। आपको पता नहीं, शायद आप भी खेलते होंगे या दूसरे आपके साथ खेलते होंगे। तो एक गेम को कैसे पहचानना है, कैसे रोकना है, और खुद गेम खेलते हैं तो कैसे बंद करना है, ये है। किताब का नाम है डोंट प्ले गेम विथ मी। ये तीनों भाषा में अवेलेबल है, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, तीनों भाषा में। राइट सर। ये गिफ्ट किताब है। ये कंप्लीट प्रैक्टिकल बुक ऑन सबकॉन्शियस माइंड है। ये मेरे साउथ अफ्रीका के को ऑथर है मेरे साथ में, जो PhD है, अहमद कसम करके, उनके साथ मैंने जोहान्सबर्ग में बैठ के लिखी है ये किताब। में जब 20 साल पहले जोहान्सबर्ग गया था तब मैंने लिखी है। और ये सब आपकी थी ट्रांसलेशन वाली किताब है। हाँ, और भी इनकी किताबों की अगर बात करूं तो लोगों का मन जीतने की कला, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, गुजराती के अंदर उनकी एक बहुत ही बढ़िया किताब आई है। पराक्रमी पाटीदारों, पटेल कम्युनिटी के जो एंटरप्रेन्योर्स है, उन लोगों ने कैसे अपनी जिंदगी को बदला, कैसे वो फॉरेन गए, कैसे उन्होंने रिस्क लिया, और कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया वहां पे, और आज उनके वो फैन फॉलोअर बन चुके हैं। तो ऐसे पराक्रमी पाटीदारों के ऊपर भी इन्होंने बेहतरीन से किताब लिखी है। और ऐसी तो अनेक किताबें हैं। अगर हो पाएगा तो मैं इस वीडियो के एंड में नीचे आपको सारी किताबों का एक लिस्ट भेज दूंगा। आप चूज करिए, आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आप कौन सी किताब की गहरी वाली जो नॉलेज है वो जानना चाहते हैं। हम लोग वापस से डॉक्टर अड़िया सर को ऐसे ही बुलाते रहेंगे आपके साथ नॉलेज शेयरिंग करने के लिए। सर, मैं सभी व्यूअर्स को से आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हमेशा आप अपने जीवन से लोगों को मैसेज देते हैं। तो एंड में जाते जाते छोटा सा एक मैसेज, एंड देन वी विल क्लोज द वीडियो सर। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। पहली बात यह है कि ऑर्डिनरी लाइफ मत जिए।
भगवान ने आपको एक ही बार पृथ्वी पे भेजा है, दूसरी बार चांस मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। मेक योर लाइफ है मेगा लाइफ, मेगा लाइफ बनाइए और ये पॉसिबल है जब आप डिसाइड करोगे ना। एक पावर ऑफ इंटेंशन करके वायन डायर की किताब है, एक इंटेंशन क्रिएट करिए कि मुझे एक जबरदस्त लाइफ जीनी है, रास्ते खुलते जाएंगे। राइट। जब आप पूरी शिद्दत से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। पता है ना आपको ये? राइट राइट। ओके, बाय बाय, सी यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच ऑल द लीडर्स, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। जय हिंद।